कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया। क्यों? आपको पता ही है, रावी नदी के तट पर हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पंडित नेहरू थे, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित नेहरू जी। तो बता ही दिया मैंने सब कुछ। पंडित नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 26 जनवरी 1931 को हमने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या शामिल हैं भाई? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। कोई भी बोले कि 400 अनुच्छेद है, 420 हैं, 450 हैं, तो बोलना कि आर्टिकल 400 दिखा दो मुझे कहीं। संभव ही नहीं है, 395 आर्टिकल ही हैं। हाँ, इसके सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 395(1), 395(2), 19 का 1 का ए, 19 का 1 का 2, तो ऐसे जोड़ने जाएंगे तो 500 से ज़्यादा आर्टिकल हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कितने हैं? 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल। तीसरा ही क्वेश्चन आ गया उसी तरह का। सी 400 से अधिक आर्टिकल्स आप लो। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यहाँ पर 400 से अधिक आर्टिकल्स दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नहीं भी पता है तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितने किसमें प्रविष्टियाँ हैं? कैसे? संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, तो 1 का ए ही होगा जो भी हो, तो 3 में से पहले ही छांट लेंगे हम। उसके बाद किसको दी गई होंगी शक्तियाँ? तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा सी, यानी कि 66। तो सबसे ज़्यादा संघ को शक्ति दी गई है, उसके बाद राज्य को दी गई है, उसके बाद समवर्ती सूची में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी। शक्तियाँ हैं ये, पता ही है, 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, इन शब्दों का सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। अब जो भारत का प्रस्तावना पढ़ते हो संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो पढ़ते हो ना, इसमें सारे शब्दों के सीक्वेंस है बंधुओं। उन शब्दों का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CADB, यानी कि सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ओके, ये प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। प्रस्तावना तो याद होना चाहिए भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। छठा क्या आंसर हो जाएगा? 42वें में जोड़ा गया था। सॉरी छठा लें, 42वें में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसको आप बोलते हो। यहाँ पर देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में 1976 में 42 अमेंडमेंट था, उसमें जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बिल्कुल साधारण सा बहुमत चाहिए। संसद में बैठे बैठे लोगों को आज सपना आएगा कि चलो बिहार के बांट के अलग राज्य करते हैं, तो कर देंगे। समझ रहे हो ना? साधारण बहुमत चाहिए। क्या इसको संशोधन माना जाता है? इसको संशोधन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधन नहीं माना जाता है। साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होता है उसको संशोधन नहीं माना जाता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो जिन्होंने आर्टिकल इससे पहले भी पॉलिटिक MCQ में करवा चुका हूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देखोगे, मेरे साथ कर रहे होगे तो पता होगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल हो वो उसमें भारतीय और गैर निवासी दोनों को प्राप्त है। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय के लिए हैं। 15, 16, 19 में आ गया भाषण की स्वतंत्रता, 29 और 30 में आ गया अल्पसंख्यक। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? 14, 19, 1, 21, 25। अब देखते हैं किसके तहत होगा, बता दो। 9 का आंसर दिया होगा बी, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत। नवीन जिंदल का मामला यह जरूर याद रखना। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 में। संविधान में जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़कर, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसीलिए 1 अप्रैल 2010 इसका आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो भारतीय संविधान के 1901 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार व्यक्ति के अधिकार में निहित है।
और यह मूल अधिकार भी है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। और ए और सी दोनों ही सही हैं। अगर आज ये क्वेश्चन बनता तो ई ऑप्शन इसका मारते हो ना, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन था ही नहीं, ये ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नए निर्देशित सिद्धांत में निम्न से कौन से सूचीबद्ध किए गए हैं? भाग 4 की बात कर रहा है। 4 में क्या है भाई बताओ, क्या है? डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 शामिल है। छोटे परिवार का मानदंड शामिल नहीं है भाग 4 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है डीपीएस। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य की बात कर रही है स्वर्ण सिंह समिति, तो कौन सा हो जाएगा? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। कहाँ से लिया था हमने? यूएसएसआर के संविधान से लिया था मौलिक कर्तव्य। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अपने अधीनस्थ अधिकारी का मतलब यहाँ पर किससे है? तो उनका जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसकी बात कर रहा है। अधीनस्थ अधिकारी वही होते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा एक, आर्टिकल 52 के अनुसार। जहाँ पर कर्तव्य खत्म हो जाता है उसका अगला आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। ओके, ये एक हायरार्की बनाया गया है। हायरार्की से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसके ऊपर आता है पद अनुक्रम में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? उस समय रहा होगा 12वां क्रम था उनका, 12th। 13वें प्रणब मुखर्जी बने थे, 14वें कोविंद जी हैं, अभी 15वें राष्ट्रपति का चयन होगा मुर्मू जी। ओके, और 2017 में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने और 15 में बनेंगी क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू, हाँ वही बनेंगी। क्वेश्चन से जरूर याद रखना ये इस बार का। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देते हैं, पहले लोकसभा का पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति सहमति दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? तो सी 12वां क्रमांक था उनका। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी 13वें पर हैं और 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और ये भी रिटायर होने वाले हैं, ये भी हटने वाले हैं। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सुरक्षा समिति की बात कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री ही प्रधान होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन होता है वो? बताओ कौन होता है, आपको पता होगा तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के महान्यायवादी। वो भारत सरकार के संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद के सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। वो भाग ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, वोटिंग वही करेगा जो सदस्य होगा, अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति जी चाहेंगे बोलेंगे टाटा बाय बाय तो महान्यायवादी जी चले जाएंगे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। फिर से वही क्वेश्चन आगे। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो वो अगर 2 माह की अवधि के लिए लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 101(4) के तहत, संसद के अनुच्छेद 190 के तहत विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जा सकती है जब वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, कला, संस्कृति या विशेषज्ञता किसी क्षेत्र में हासिल हो इनको। सचिन तेंदुलकर वगैरह जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। ओके, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो अनिश्चित काल तक चलती रहती है, उसका विघटन कभी नहीं होता है। 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन
कभी भी नहीं होता है। अस्थाई सदन भी कहा जाता है उसको। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जैसे ओम बिरला जी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर करते हैं। 89 का 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89 का 1 है। भारत को उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही तो सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत कभी राज्यसभा में हो ही नहीं सकती है। कहाँ पर होती है? हमेशा लोकसभा में धन विधेयक आती है। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? 110। इसमें क्या है कि संचित निधि को जब भी आप छुओगे तो धन विधेयक आ जाएगा। समझ रहे हो ना? संचित निधि से पैसा निकालना, डालना, कर्ज लेना, कर्ज हटाना, कुछ भी संचित निधि जैसी आएगा तो 110 आ जाएगा, मनी बिल जिसको कहते हैं। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही वेरीफाई करते हैं, अध्यक्ष जी वेरीफाई करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। कितना सारा कुछ बता दिया मैंने। ओके, बस वही है। और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रुक सकता है ये। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी मैंने सारा कहानी बता दिया। लेखानुदान बना है, किससे बना है? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनता है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि के आवंटन यानी कि पैसे के आवंटन के लिए लेखा अनुदान बनाया जाता है। आर्टिकल कौन सा है इसका आएगा तो मैं बता दूंगा। तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि की मंजूर कर सकती है। मान लो किसी कारण से सरकार के पास पैसा कमी हो गई, पैसे से ही सरकार चलती है ना, तो उसको 116 के तहत बोलेगी ठीक है भाई ले जाओ, तुम काम कर लो, बाद में दे देना, है ना। यही था लेखानुदान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोकसभा के स्पीकर को। और लोक लेखा समिति किसके साथ क्या बोला जाता है? इसको भाई बहन भी बोला जाता है। किसका? कैग का। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं आर्टिकल 148 के तहत, उसी के रिपोर्ट का समीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्य तौर पर विपक्षी पार्टी का प्रमुख होता है, याद रखना। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है इसको। और इसमें 15 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें, जरूर याद रखना है इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकता है। यही कथन गलत है। कोर्ट मार्शल को भी एक बार पुनरीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राज्य सरकार का कोर्ट मार्शल क्या होता है पता होगा। सैन्य न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसको भी एक बार देख सकता है सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था। 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। समझ गए। एक राज्य न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राज्य न्यायालय की बात कर रहा है, हाईकोर्ट के, तो ये राष्ट्रपति को ही देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इसके पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित और हस्ताक्षर पद द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है? तो डॉक्टर APJ कलाम जी का था कि मोबाइल कोर्ट होना चाहिए भारत में, गांव-गांव में घूम घूम कर जो न्याय करे। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना। 1997 के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ लिया था इस बार BPSC ने। समझ रहे हो ना। तो APJ कलाम जी की ही परिकल्पना थी ये। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल 352 के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना सारा कुछ लिखा हुआ है। 352 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ट्विंग ट्विस्टर हो जाता है थोड़ा सा। 36 है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 18 साल के लोग जो जाते हैं वोट देने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए, वो पूछ रहा है किस संशोधन में की गई थी? 61वें संशोधन 1989। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कब दिया गया था? 88 ईस्वी में, जब राजीव गांधी जी बने थे ना, तो नए नए युवाओं को जोड़ने के लिए वो ये सब चीज़ कर रहे थे। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। और एक चीज़ किया था उन्होंने, कंप्यूटर वगैरह का जो आया था ना चलन, वो उन्होंने ही शुरू किया था।
आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? कितने सरकारी भाषा हैं 8वीं सूची में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 18 भाषाएं हैं। और 2003 से पूर्व संविधान के 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो बाद में संशोधन होकर 22 हो गई हैं। अभी कितनी है? ये उस समय का क्वेश्चन है। अब 22 हो गई हैं। 22 हो गई। यहाँ पर कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, 22 हो गई। मैथिली, डोंगरी, संथाली को जोड़ा गया था। ओके, 2003 में 92 संशोधन के द्वारा मैथिली को भी जोड़ा गया था। बिहार की एकमात्र भाषा कौन सी है? मैथिली है, जिसको संविधान के 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। 3 स्तरीय प्रणाली का सुझाव। तो बलवंत राय मेहता समिति पहली बार गठित की गई थी पंचायतों के लिए। इसको बस याद रखना। 1952 में प्रारंभिक समुदाय विकास कार्यक्रम सीडीपी जिसको कहा जाता था। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईसी पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन प्रशासन के लिए ये चीज़ सही नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता है ये केंद्रीय शासन व्यवस्था, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। और कब किया था? अभी मैंने ऊपर पढ़ा। 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। और उसके बाद राजस्थान में एक जगह पर सबसे पहली बार पंचायत का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय होना चाहिए। इसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। 1977 में बना है ये, और 78 में अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और क्या बोला था? द्विस्तरीय में। और 15,000 से 2,000 जनसंख्या गांव समूहों पर पंचायत का गठन का बोला था बात इन्होंने। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। एक क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टाइप का ही है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत बनती है उसकी बात कर रहा है। 45 नंबर है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 जाति हैं अनुसूचित जाति में। निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप सबको पता है, जर्मनी नहीं है। कौन कौन है? यूएसए है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, उसका से फ्रांस है। यही तो हैं 5 लोग। अगला है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आप सबको पता होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बेंस ने की थी। 1961 में पीटर बेंसेस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नाम से एक लेख भी लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल। चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। क्या क्वेश्चन पूछा है ये? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, उसके बाद से इटली और जर्मनी। तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? येलो बुक कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा 49 का, जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में शुरू की गई थी प्रथम विधि विश्वविद्यालय 1987 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर ए याद रखना, 1965 में की गई है। 62 के चाइना वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1 दिसंबर 1965 में की गई है। 1965 का भी वॉर हो गया था इस समय तक। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आज हम संविधान सभा को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ये हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना का सबसे अंतिम लाइन, तो वही ये पूछा है। लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। 53 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे। ओके, और सच्चिदानंद सिन्हा जी उसके उपाध्यक्ष बने थे। उसको उपाध्यक्ष नहीं, उसके क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिन के लिए अध्यक्ष बने थे वो, तात्कालिक अध्यक्ष जिसको कहा जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। फिर से आपको सीक्वेंस पूछ लिया प्रस्तावना का, तो सार्वभौम, सत्ता संबंध, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र बनाने के लिए, यही है इसका वो सीक्वेंस है ना। 55 का डी हो जाएगा। प्रस्तावना जरूर याद रखना, कभी भी उसका सर घूम जाएगा तो पूछ लेगा फिर से आपसे सीक्वेंस है। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में हमें घोषित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 नंबर पर कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है, हम भारत के लोग से, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत की जनता है। और संविधान किसकी शक्ति का स्रोत है, तो सरकार की शक्ति का स्रोत है। तो सरकार की शक्ति का स्रोत कौन हुआ, हम ही तो हुए अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिपीट कर सकता है, बार बार रिपीट करेगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। इससे पहले मैंने मेंस के लिए क्वेश्चंस बनाए, मेंस का कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसके वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको जाके ज़रूर देखना। और बाकी चैनल पर दृष्टि IAS का BPSC बिहार समग्र चल रहा है, KBC नैनो का बिहार समग्र कंप्लीट हो चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, तो दल बदल, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको लेकर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, वो बड़ा इरिटेट करके रखा है कुछ दिनों से। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके कभी कोई नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, डेट पूछा है आपसे, 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019। उसके बाद से क्या पूछा है, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था ये। ओके, CAA जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहा गया, उसी के बारे में पूछा है आपसे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 66वीं BPSC का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, UPSC का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई आर्टिकल 32 के तहत जो रीट निकलता है, और हाई कोर्ट को दिया गया आर्टिकल 226 के तहत कि आपका कोई मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो 12 से 35 के तहत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल जो था आर्टिकल 31 के तहत मूल अधिकार था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। अब आर्टिकल 300 के तहत बस एक वैधानिक अधिकार है ये। 44वें संशोधन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो अधिकार प्रेक्षा जो रिट होता है इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि ये जब सारा मामला संपन्न हो जाता है उसके बाद ये रिट लागू होता है, अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है, तो DPS जो आर्टिकल 36 से 51-52 तक की बात की गई है उसी में वर्णित है कल्याणकारी राज्य का आदर्श, राज्य के नीति निषेधक तत्व में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है, तो DPS के अंतर्गत, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निषेधक सिद्धांत का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो नीति निषेधक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब वही हुआ कोर्ट जाने वाला बात। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्हीं ने इसकी अनुशंसा दी थी, और ये हमने कहाँ से लिया है, USSR के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार नहीं मानने पर क्या आपको वैधानिक कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, तो नहीं, मौलिक अधिकार आज भी अनिवार्य नहीं है मानना भारत में।
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 10-11 हैं, उनको जरूर याद कर लेना। 51 क में लिखा है, क के चौ में है ये संस्कृति वाली। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। 76 क्या आंसर हो जाएगा? उसका से डी क्या दिया है? संसद में वोट दे सकता है, तो नहीं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, उसमें बैठता भले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून जब लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति जब तक अपना मुहर उस पर नहीं लगाते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता। इसलिए संसद का हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति। संसद का मतलब ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर क्या दिया है? 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी कि बी और सी दोनों ही सही होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुनने का मौलिक अधिकार है और कोई नहीं देश में सुन सकता है। 79 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा। कैसे? तो वही जो हम लाते हैं ना, तो महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है ना। लेकिन 14 दिन पहले उसको बताना होगा। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या आधार होता है? संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को हटाने का एक ही आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण। अगर आपने अतिक्रमण कर दिया तो आपको हटाया जा सकता है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। ओके, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी ही होते हैं, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, भारत का IAS का सबसे ऊंचा पद है। बनना है तो बनो वो। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिवासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे? तो इन सब के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण, युद्ध के आधार पर। आंसर डी हो जाएगा इसका। आर्टिकल 352 होता है। 84 है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अब राज्यपाल जहाँ भी होगा उसको मार देंगे, सी गवर्नर हो जाएगा। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता उनको? राज्य के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का होता है, ना कि राष्ट्रपति का। आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यपाल करता है नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने के लिए वही महाभियोग फिर से कहाँ पर चलता है? तो संसद में महाभियोग चलता है। महाभियोग के बाद राष्ट्रपति जी को बता दिया जाता है कि हाँ ये आदमी दोषी है, तब वो उसको पद से हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक साबित कदाचार और असमर्थता सिद्ध न हो जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग तो चला है लेकिन किसी को हटाया नहीं जा सका है। जब जब महाभियोग चला है उन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया है। 88 कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसका आंसर सी है, गलत हो जाएगा। कहाँ से होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, एकल हस्त संक्रमणीय मतत्व प्रणाली द्वारा। ओके, संसद के दोनों सदनों से आर्टिकल 66 के अनुसार चयन होता है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। क्या क्वेश्चन है ये? 90 पर पहुंच गए हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से क्या है? केंद्रीय सरकार का प्रधान मुख्य होता है, प्रधान होता है वो केंद्रीय सरकार का। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं पर तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सामूहिक रूप से तो संसद के लोकसभा के प्रति निचला सदन जो होता है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 75(3) के अनुसार ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो अभी बताया मैंने, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, तो ए और सी दोनों ही होना चाहिए, और डी इसमें आंसर ही नहीं दिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका काम करती है। जो मंत्री होता है वो कार्यपालिका में भी होता है और विधायिका में भी होता है। 94 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग, 6 ही क्वेश्चन बाकी है। अब लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करो, फीडबैक देना जिससे इंप्रूव किया जा सके। कहीं पर कोई आंसर भी गलत लगा हो तो भी बताना। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर दिया है ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो शासन प्रणाली की 2 पद्धति है, संसदीय अध्यक्षीय। भारत और ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत में संसदीय शासन है। संसदीय शासन व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई सही आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री, 75(3) के अनुसार। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल में कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ओके, यहीं पर बस बताया गया। 97 है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी देता है। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। 98 भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ये। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानून राज्य जब भी आएगा तो एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं। ओके, बी आंसर हो जाएगा 99 का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। सबसे पहला कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आज़ादी के बाद भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। तो हो गया है। पॉलिटी के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, 101 क्वेश्चन से करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दृष्टि IAS के बिहार समग्र, जो कि KBC नैनो से अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, पढ़ के देखना, चैनल पर पढ़ाया जा चुका है। जिसमें ज्योग्राफी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। अगला आएगा बिहार की पॉलिटी का वीडियो। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है, कई बार सर्च बार में आपको नहीं मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता हमेशा कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का भी नेता माना जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, और पंचायत के लिए 21 साल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 103 नंबर। और आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए होता है, और राज्यसभा के लिए कितना है न्यूनतम? 30 वर्ष की उम्र लिखा हुआ है। ओके, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा जब भी आएगा तो 25 साल से कम का होगा, तो नहीं हो सकता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? देखो, संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, तो न्यूनतम पूछा है तो क्या बोलेंगे हम? तो लोकसभा का सदस्य यानी कि 25 वर्ष। संसद तो राज्यसभा भी शामिल होता है ना, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, न्यूनतम तो 25 वर्ष ही होगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। क्या उसको प्राप्त? आपने सुना होगा कि इस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उसको जितना वैध मत का 1/6 भी नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यही कोई भी प्रत्याशी 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी उम्मीदवारी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। जब उम्मीदवारी भरते हैं ना, तो एक जमानत राशि चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ता है, जैसे 10,000 20,000 के आसपास। तो यही राशि चुनाव आयोग फिर उसको वापस नहीं करता है, और जीते हुए कैंडिडेट को वापस कर देती है चुनाव आयोग। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका क्या आंसर होगा? 2026। 2026 तक अभी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। ओके, यही कह रहा है इसका मतलब। ये जो सीटें हैं ये 1971 के
जनगणना पर आधारित है। 1971 में जो जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था, आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन होता है, तो उसी परिसीमन के आधार पर अभी तक बना हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या लिखा, 2000 ईस्वी में 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 का स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया, मतलब 2026 तक के लिए एक जैसा ही बना दिया गया। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जरूर याद रखना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो किसका सबसे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है विधानसभा में सदस्य। कितने हैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। 170 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 सीट हो सकते हैं विधानसभा में, और न्यूनतम 60 हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी हैं, 60 से कम भी विधानसभा में सीटें हैं। वर्तमान सभा में सबसे छोटी विधानसभा केंद्रीय प्रशासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहां पर 30 ही है सदस्य। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे दिया हुआ है कि सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403, और उपयुक्त में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है, हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होकर पहाड़ी राज्य बना था एक। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत कौन करता है, तो हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 331 के हिसाब से। अब इसको खत्म कर दिया गया है इन 2 सीटों को। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी बना दिया गया है, यानी कि अब आंग्ल भारतीय से 2 सीटों का नहीं होता है लोकसभा में नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी का आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत एससी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है संविधान में, यही है। और आर्टिकल 331 ख में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और गौ में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। वही मंत्रिपरिषद की सलाह मतलब प्रधानमंत्री की सलाह होती है। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो देखो संविधान में क्या दिया है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए एक साल में। तो अधिक से अधिक कितने, कम से कम कितने होगा, कम से कम एक साल में 2 सत्र तो होगा ही होगा। वैसे अभी कितने साल में होते हैं, एक होता है शीतकालीन जो दिसंबर के आसपास होता है, एक होता है आपका बजट सत्र जो फरवरी में होता है, और एक होता है मानसून सत्र जो अभी अभी बस शुरू होगा अगले महीने से, जुलाई से। इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्ष में 2 बार मिनिमम बुलाया जा सकता है। 6 माह का अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वैसे अभी 3 बार बुलाया जाता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से आते हैं 80 प्रतिनिधि। पहले 85 आते थे, लेकिन उत्तराखंड अलग होने के बाद 80 आते हैं। जहाँ तक लोकसभा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे पर है। ओके, यहाँ पर क्या है, उस समय बिहार में जब ये क्वेश्चन पूछा गया 1994 का ईस्वी का क्वेश्चन है ये, उस समय बिहार में 54 सीटें थी और महाराष्ट्र में 48 थी। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद क्या हुआ, बिहार में अब कितनी सीटें हैं, द्वितीय स्थान पर अब महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है 42 सीटों के साथ, और चौथे स्थान पर बिहार आ गया है, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, बिहार 40 सीट है। ओके, पता चल गया। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ देता हूँ मैं, बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। सीटों से भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। कम से कम टॉप 5 स्टेट और लोएस्ट से 5 जरूर याद रखना। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। 489 सीटों के लिए लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था, 13 मई 1952 को। राज्यसभा में राज्यों को
प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है उनको राज्यसभा में? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में क्या सिस्टम है? अमेरिका में बंधा हुआ है कि हर राज्य के लिए 2 सीटें होंगी राज्यसभा में, हर राज्य के लिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो वहाँ पर कुल 100 लोग आते हैं, 50 राज्य हैं तो 100 लोग हैं वहाँ के अपर असेंबली में। लेकिन भारत में क्या है, यहाँ पर बड़े राज्यों को अधिक सीटें दी जाती है राज्यसभा में और छोटे राज्यों को 1 सीटें दी जाती हैं, है ना। तो 117 का क्या आंसर हो जाएगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है आर्टिकल 83 के अनुसार। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी को भी प्राप्त नहीं है, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, संस्कृति, कला, विज्ञान, अलग अलग क्षेत्रों से। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन हैं उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। ये क्या दे दिया है यहाँ पर? सॉरी, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति, यही तो आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और ये राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। और ये क्या राज्यसभा और लोकसभा मिलकर इनको चुनती है? कौन कौन? सदन का, संसद का दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। और एक चीज़, क्या ये चेयरमैन सदस्य होते हैं राज्यसभा के? तो नहीं। जैसे लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये इस बार पढ़ के जाना, अभी चुनाव होने वाला है। आर्टिकल 89(1) के अनुसार, 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा भी पार्टिसिपेट करती है। ये अंतर है बेसिक, इसको जरूर याद रखना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई के पश्चात से रिक्त है, मतलब अभी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त पड़ा हुआ है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। ओके, उस समय 1999 में पीएम सईद थे। संसद के 2 सदनों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, कितना का? अभी मैंने बताया था 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे कम का हो सकता है। आर्टिकल 85 के हिसाब से ये दिया हुआ है। वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो जरूर होगी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न पत्र, प्रश्न उत्तर सत्र। अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ 126 का। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखने जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शून्यकाल कब होता है? 12 बजे ठीक शुरू होता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे कहते हैं? ये इस साल पूछा था, 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा है। तो विभाजन प्रणाली का मतलब क्या होता है? नीति और कार्यान्वयन। इसका आंसर दिया है इसने। आधिकारिक आंसर नहीं आया तो नहीं पता चला होगा। जिसका आंसर दिया है नीति और कार्यान्वयन को विभाजन प्रणाली बोला है इसने, है ना। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट केंद्र और लेखा केंद्र और राज्य बता रहे थे। कई लोग बता रहे थे अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा को भी विभाजन प्रणाली कहते हैं। स्पष्टता नहीं आया क्योंकि आयोग ने आंसर ही जारी नहीं किया। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद के अधीनस्थ विधान पर समिति ही इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति जो है वो किसके पास है? तो अधीनस्थ विधान समिति के पास। आम आदमी पार्टी क्या है? इसका आंसर ई दिया है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उनकी चुनाव निष्पादनता का आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पानी होती है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो,
तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त की हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त की हो। ये अलग अलग क्या है, ये मानदंड हैं। इसी के आधार पर किसी पार्टी को राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इनकी मान्यता दी जाती है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें से भी ज़्यादा प्राप्त कर लिए हों, तो यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के अनुपात कम से कम 1 सीट जीते हों या लोकसभा के चुनाव उस संबंधित राज्य में से विभाजन से कम इतनी सीटें ही प्राप्त हुई हों। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें सही थी, यानी कि राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके लिए आयोजित हो सकता है, तो इसमें से केवल 4 होगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों, है ना। संसद का संयुक्त विधेयक कभी भी धन विधेयक के लिए नहीं हो सकता संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद से संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी कभी नहीं हो सकता, है ना। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भी नहीं आयोजित किया सकता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन के लिए भी नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक के प्रावधान, ये आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ओके, और इसमें 2/3 बहुमत से किसी भी चीज़ को पारित किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता है अपने यहाँ ना तो संसद सर्वोच्च है, न सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा 35 संशोधन के द्वारा। 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा भी दिया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, जब भी लोकसभा चाहेगी तभी बन सकता है ये चीज़, तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे, तो MN वेंकटचलैया जी थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था उस समय। ओके, वेंकटचलैया, इन्होंने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। 136 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर स्थापना हुई थी किसके द्वारा, ये पूछा है, कब नहीं, किसके द्वारा, तो भारत के संविधान के द्वारा भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख करता है। जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। जब शुरू हुआ था तब मात्र 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 किया और 2019 में लास्ट संशोधन हुआ था जिसमें संख्या 33 कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत क्षमता क्या है, स्वीकृत क्षमता की बात पूछ रहा है, तो अभी 33 है। ओके, 33 है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। 124(2) के अनुसार, आर्टिकल 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इनको कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। कॉलेजियम पद्धति जो अनुशंसा देती है उन्हीं में से नियुक्त किया जाता है न्यायाधीश को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद जब चाहे तब उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या की वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का अलग पीठ भी बना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 वर्ष। 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की उम्र में ये रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को लिख कर। ओके, बस यही है। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह क्या करेगा, मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। कोई ऐसा एक्ट बनाया सरकार ने जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अवैध घोषित कर देगा, यानी कि उसको समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन।
कोई भी नियम, कानून या आदेश उस सीमा तक शून्य होगा जहाँ तक वह इन शक्तियों को या इन अधिकारों को सीमित करेगा। आर्टिकल 13 पढ़ा होगा आपने, है ना। आच्छादन का सिद्धांत करके होता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्याय प्रणाली संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जी होते हैं कार्यकारी प्रमुख। 145 है, और राज्यपाल का आर्टिकल क्या होता है? 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य का राज्यपाल। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालक शक्ति का वर्णन किया गया है। उसी में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व होता है। इसका आंसर सबसे सटीक क्या होगा? डी होगा, केवल 4। केवल 4 हो जाएगा। वैसे ई मारना चाहिए क्योंकि विधानसभा, राज्यपाल सब तो वही लिखे हुए हैं, बस आगे पीछे करके। वैसे सबसे सटीक क्या होगा? चौथा, राज्यपाल भी होते हैं और विधानसभा भी होता है और विधान परिषद, विधायिका बनता है राज्य का इससे। जैसे संसद का निर्माण किससे किसका मिलकर होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्योंकि कोई भी कानून तभी बनेगा ना जब उस पर राष्ट्रपति जी अपना साइन कर देते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनको पद में निहित है। किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 175(2) के द्वारा राज्यपाल ने निर्देश किया किसके? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उनके अध्यक्ष को कि आप सत्र बुलाइए, है ना। तो ये आर्टिकल पे किस में दिया हुआ? राज्यपाल की शक्ति में 175(2) के तहत ये राज्यपाल की शक्ति होती है। आर्टिकल 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में या संदेश या किसी अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन की कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो। वह संदेश उन संदेशों द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय, और बहुत खराब लिखा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि राज्यपाल जब चाहे किसी विधेयक पर चर्चा बुला सकता है। आर्टिकल 175 के हिसाब से वो विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि आप सत्र बुला के इस पर चर्चा कीजिए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विधान परिषद। इसको निलंबनकारी सदन भी कहा जाता है विधान परिषद को। 168 के अनुसार राज्य की विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है डी, उद्योगपति, नहीं चुने जाते हैं। ये 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। तो देखो, राज्य के विधान परिषद में कुछ लोगों का चुनाव स्थानीय निकाय या पंचायत करती हैं। शिक्षक लोग भी चुनते हैं। स्नातक जो राज्य के ग्रेजुएट हैं वो भी वोट करके विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा उद्योगपति बिल्कुल भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उद्योगपतियों द्वारा कोई भी चुन के विधान परिषद में नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा, है ना, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है विधान परिषद में। 150 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। किसी भी राज्य की विधान परिषद की गठन, बिना विधान परिषद की बात कर रहा है ये, विधानसभा का गठन की या उसके समाप्ति की बात नहीं कर रहा है। विधान परिषद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। लेकिन कैसे? जब बोलेगा कोई राज्य बोलेगा, मान लो बिहार राज्य है, बिहार में विधान परिषद है ना, मान लो बिहार में विधान परिषद नहीं रहता तो बिहार सरकार किसको बोलती? पहले अपने यहाँ अनुमोदन पास कर लेती और फिर किसको बोलेगी? संसद को। तो संसद वहाँ पर क्या कर देगा? एक विधान परिषद का निर्माण कर देगा। ओके, तो केंद्रीय संसद के द्वारा विधान की परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। विघटन भी संसद ही करती है। निम्नलिखित राज्यों से कहाँ विधान परिषद है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से केवल बिहार में ही है, बाकी केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है।
कहाँ कहाँ पर है वर्तमान में? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसको रट के जरूर लिख लेना कहीं पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल 170 विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको? तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना चाहिए। उपाध्यक्ष को, यानी कि अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो अध्यक्ष को देगा त्यागपत्र। संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार, 179 के अनुसार, 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके लिखता है। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी होगा। किस उच्च न्यायालय ने ये बोला? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये चीज़ लिया था। 1994 का क्वेश्चन है ये। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ बोल दिया और इस पर कानून भी बन गया है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों दिया है, गुवाहाटी और मुंबई दोनों हैं। मुंबई में लक्षद्वीप का शामिल किया गया है और गुवाहाटी में 7 स्टेट जो हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनमें से बहुत सारे राज्य शामिल थे। अब अलग अलग उच्च न्यायालय भी बनने लग गए हैं। ओके, अगला है कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, मुंबई न्यायालय क्षेत्र में महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, दमन दीव सब शामिल हैं। लक्षद्वीप शामिल नहीं है, लक्षद्वीप केरल वाले में है शायद शामिल। और गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन सब का गुवाहाटी उच्च न्यायालय में शामिल है। जैसे पंजाब और हरियाणा के एक ही उच्च न्यायालय है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है? तो ये सातत्य अधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है एक। इस तरह की चीज़ें अब नहीं पूछी जाती हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 148 में क्या है? तो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 13। 159 नंबर पर चलते हैं। ये तो कर लिया था हमने, 13 के तहत होता है आर्टिकल 13। 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा। कब डाला गया है ये इसको समवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शिक्षा को किस में डाला गया? समवर्ती सूची में, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 160 निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग की बात की गई है। संवैधानिक आयोग है ये। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिशों के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 67वीं बीपीएससी में भी वित्त आयोग से पूछा था। पिछले वित्त आयोग यानी कि 14वें वित्त आयोग के सदस्य का नाम पूछ लिया था आपसे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? राज्य और केंद्र के बीच वित्त के विभाजन से। राज्य का भी एक वित्त आयोग होता है जो राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में जो कर विभाजन होगा ना, उसकी बात करता है राज्य का वित्त आयोग। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और ये कौन सा है? केंद्र का वित्त आयोग 280 के तहत। इसका काम क्या होता बता ही दिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। क्या कोई कानून बनाया गया था इसके लिए? तो नहीं। क्या कोई एक्ट पारित किया गया था? बिल्कुल नहीं। 163 है कि उन राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो वो तेलुगु देशम पार्टी थी। 13वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर MG बालयोगी थे, तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के साथ साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग ही ये काम करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देती है। आप लोगों को क्या करना है? गूगल पे जाके सर्च करना कि कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी, कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी भारत में। एक नॉर्थ ईस्ट का दल है जो राष्ट्रीय दल बना है सबसे लेटेस्ट, जाके सर्च करके सबका नाम भी याद कर लेना।
अगला है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल 48 राज्य स्तरीय दल थे। 2001 ईस्वी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। और वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं, यहाँ पर आ ही गया तो मैं बता देता हूँ। 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ओके, देखो अलग अलग दर्जे के हिसाब से उनको अलग अलग सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। उनको पार्टी ऑफिस मिलता है ना, उनको नेशनल टीवी पर प्रचार करने की सुविधा मिलती है, रेडियो पर प्रचार करने की सुविधा मिलती है। स्टार प्रचारक जब घोषित किए जाते हैं तो इसके खर्चे को कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर गए दरभंगा के क्षेत्र में चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो दरभंगा का जो प्रत्याशी होगा उसके खर्चे में नरेंद्र मोदी जी के प्रचार का खर्चा नहीं जोड़ा जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलती है राष्ट्रीय पार्टियों को। कौन कौन सी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी है? कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई-एम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी जो है मायावती जी की, एनसीपी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र की है, और तृणमूल कांग्रेस बंगाल की ममता दीदी की पार्टी हो गई, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी यही है नॉर्थ ईस्ट की पार्टी जिसको अभी दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का। निम्न से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति करने का आदेश दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सरकारी आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। अगला है और बस यही है, 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय एक समिति गठित की थी जिसका काम क्या था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। 167 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार का निर्णय होता है। 7वीं अनुसूची में ये राज्य के विषय वस्तु है। अनुच्छेद 40 के तहत किसकी बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है डीपीएस में। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है। 169 है कि पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। 243 जी इसको बहुत बार पूछा है, पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल सबसे ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। 170 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 67वीं बीपीएससी का है। 11वीं अनुसूची में क्या है पहले तो ये बताओ? पंचायत। तीन में से कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल बोल रहा है। ओके, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। 171 है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। खाप पंचायत, जातिगत पंचायत, जन पंचायत ये तीनों ही गलत हैं। 172 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 42 हो जाएगा। 172 का क्या आर्टिकल क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था डीपीएस का भाग है, नीति निदेशक सिद्धांत का भाग है आर्टिकल 40। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल 40 हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता क्या है? इनमें से कोई सा भी नहीं है। इनमें सरकार के तीनों श्रेणियां हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें न्यायालय कहाँ होता है? इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इसका आंसर डी दिया है। डी इसका सही है। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। राज्य प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, इन्हीं को 3 स्तरीय पंचायत कहते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ओके, लोकतंत्र को ग्रास रूट तक पहुंचाना। 177 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज से हर साल एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसकी? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, लोक की हिस्सेदारी की, सामुदायिक विकास की, इन तीनों की ही। ओके, तो अभी रहता तो ई ऑप्शन मारते।
पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इसको किया गया था शामिल, भारत के संविधान में शामिल किया गया था और इसको संगठित किया गया था। और 74 में किसकी बारी आती है, नगर पालिका की, जो नगर पंचायत होते हैं उसकी बारी आई थी 74वां संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का गठन किया गया था 1992 के तहत। आर्टिकल 40 में भी इसका प्रावधान है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता थे सबसे पहले 1957 में। ओके, फिर 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, फिर JV.K. राव समिति बनी, फिर 86 में ML सिंघवी समिति बनी थी, लक्ष्मण सिंघवी समिति। फिर 1988 में P.K. थुंगन समिति बनाया गया और ML सिंघवी समिति की पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, है ना, सिंघवी समिति ने की थी सिफारिश। भारत पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 181 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये इसकी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास को जगाना होता है ना, तो सी गलत आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, डैश, और राजस्थान और कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी पंचायत के बहुत बड़े सरोकार थे, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसको शुरू किया गया था। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य, पहला कौन सा है, राजस्थान। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में। और क्या था, देखो 1959 क्या था, 1869 में बर्थडे हुआ था, मतलब जन्म हुआ था गांधी जी का, तो 1959 में ये चीज़ किया गया था 2 अक्टूबर को, समझ रहे हो ना, गांधी जयंती के दिन। अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो किसने की थी, अशोक मेहता कमेटी ने की थी। 186 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हम लोग। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको गठित किया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ये तो राज्य सरकार के व्यवस्था के तहत आता है, पुलिस का काम है ये तो। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में शामिल है, तो ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज प्रणाली। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध बना दिया है, तो इसका 188 का आंसर हो जाएगा, इन सारों ने किया है, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, सब ने। और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर दिया गया है 50% आरक्षण, देख लो कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, सब जगह। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं का आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2011 का क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं बता दूं, PDF इसका चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगा आपको। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, बिल नंबर पूछ लिया आपको कि 73वें संविधान संशोधन जो है ये इसका बिल नंबर क्या था, है ना, तो इसका बिल नंबर था 64वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। उसी के तहत फिर 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसको पारित किया गया था। ये 66वीं BPSC क्वेश्चन है, बड़ा ही खराब क्वेश्चन था ये। 1989 में लोकसभा में पेश किया गया था इसको। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा, और बस यही तो है ना, बाकी क्या है। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संसद के दोनों सदन पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73rd संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था 1992। 192 नंबर पर पहुंच गए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी का 200 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से, हमने उसको खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी से शुरू होगा। हिस्ट्री पॉलिटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लेंगे आज। हिस्ट्री पहले ही कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी भी आज पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। देखो 44 BPSC में पूछा था, 67वीं BPSC में भी पूछा आपसे, तो हर साल ही पूछता है पंचायती राज से क्वेश्चन, हर साल। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलेखन जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों जगह हम संविधान संशोधन विधेयक ला सकते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में ही लाया गया था पहला संशोधन विधेयक। 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा इतने सारे आर्टिकल में संशोधन किया गया था। 196 है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 196 का क्या आंसर हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ये आपातकाल का समय था, बिल्कुल इंदिरा जी तो संविधान को अलग ही लिखना चाह रही थी। फिर 44वें के द्वारा उन सबको सही किया गया। 1973 में केशवानंद भारती मामला भी आया था, जिसमें किसका सिद्धांत दिया गया था? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। संविधान का मूल ढांचा में आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेकर थे, जो ओबीसी आयोग के प्रथम सभापति बने थे। आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जाता है। समझ गया ना? गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र शक्ति के अलावा इसके गठन और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के मामले दिए हुए हैं। आर्टिकल 315 से 323 तक भाग 14 लिखा हुआ है, भाग 14 लिखा हुआ, रोमन में लिखा हुआ है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? इसका संस्करण M3 है। 65वीं यूपीएससी 2019 में पूछा था। 200 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। 201 क्वेश्चन है। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ पर ई ऑप्शन दिया है। वरीयता क्रम के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को रैंक ऑर्डर संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार लोकसभा यूपीएससी का अध्यक्ष और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग को भारतीय क्रम में एक में ही रखा गया। यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, कैग होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन तीनों को एक ही क्रम पर रखा गया है। इसलिए यहाँ पर ई आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्रवाई से। यहाँ पर इसका आंसर ए दिया है। इसने 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ओके, तो हमने पॉलिटी का वीडियो भी कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के 201 क्वेश्चन थे इसमें पूर्वावलोकन में, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी कंटिन्यू हो पाता है। फीडबैक चाहिए होता है मुझे भी, है ना? ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो